नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं मैं हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप सभी को पता है हमने अपने लास्ट सेशन में अपना जो टॉपिक था उपसर्ग, जिसे हमने इंग्लिश में कहा था प्रीफिक्स, यानी कि जो किसी भी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसको हमने कहा प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसकी परिभाषा लास्ट में, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों को समझ नहीं आया था, तो लास्ट में हमने उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी थी प्रीफिक्स की, यानी कि उपसर्ग की। हमने यहाँ पर लिखा जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए हमने यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे जो है उदाहरण हमने पढ़े थे, जिसमें हमने आपको सबसे पहले यहाँ पर केवल और केवल एक उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम एक मूल शब्द पर अलग अलग तरह के उपसर्ग लगाकर किस तरह से नए शब्द बना सकते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था, शुरुआत में ही दिया था, कि केवल एक मूल शब्द पर अलग अलग तरह के उपसर्ग लगाकर, ठीक है, ये आपका मूल शब्द है और ठीक है ये आपका उपसर्ग है। क्या है ये? आपके क्या है? उपसर्ग है, या इन्हें आप शब्दांश भी कह सकते हैं। शब्दांश क्यों? क्योंकि ये शब्द का एक पूरा शब्द ना होकर शब्द का एक पार्ट है, एक भाग है, इसीलिए हमने इसे कहा शब्दांश। ठीक है, तो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ये क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं, नवीन शब्द बनाते हैं। और आप देखेंगे कि सबके अर्थ में क्या है? अलग अलग अंतर है सबके अर्थ में। प्रकार, आकार, उपकार, अलंकार, ठीक है, प्रहार, तो ये आपका, फिर उसके बाद मैंने इस तरह से हार जो शब्द था आपका, उसका भी मैंने इसी तरह से आपका एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से एक मूल शब्द पर आप अलग अलग तरह के उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं, उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका शब्द है कूल। ठीक है, शब्द है आपका कूल और इसमें आप लगाएंगे प्रत्यय, यदि अनु, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अनुकूल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें लगाएंगे प्रति, ठीक है, प्रति आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। तो देखिए डिफरेंस, बिल्कुल अंतर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से अंतर हो जा रहा है, बिल्कुल अर्थ जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जा रहा है। अनुकूल होता है जो फेवर में होता है, प्रतिकूल जो होता है जो फेवर में नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अर्थ बिल्कुल चेंज हो जा रहा है केवल एक उपसर्ग के लगने से। ठीक है, कूल शब्द हमारा था मूल शब्द और उस पे हमने अनु और प्रति जो है अलग अलग तरह उपसर्ग लगाए और उनका अर्थ जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। और इसी में हमने आगे यहाँ पर पढ़ा था उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, ये सब आपने नोट किया है और ये सब आपने बिल्कुल लिखा है अपनी कॉपी में और आप इसको पढ़ भी रहे हैं लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। अब ये निम्न प्रकार के उपसर्गों में वैसे मैंने आपको दो तरह से इसके प्रकार बताए। एक मैंने आपको बताया यहाँ पर तीन तरह के इसलिए होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। ठीक है, तत्सम उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से एज इट इज जो हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं वो आपके संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, और उसको हम तत्सम भी कहते हैं। तत् यानी कि उसके सम यानी कि समान। इसी तरह से तत्भव जो कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं, हिंदी भाषा में जो आए हैं। ठीक है, तो उन्हें हमने कहा तत्भव। तो हिंदी के उपसर्ग हमने उन्हें कहा। उसके बाद तीसरा हमने कहा आगत, जिसमें हमने उर्दू और फारसी के उपसर्गों के बारे में बात की और अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में बात की। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट सेशन तक काफी सारे जो है एग्जाम्पल हर एक चीज के, यानी कि आपके संस्कृत के उपसर्गों के और उसके बाद आपके यहाँ पर हिंदी के उपसर्गों के और
उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी मैंने यहाँ पर दिया था, उसके बाद उर्दू फारसी के उपसर्ग, उसके बाद उसके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको घर से करके लाने के लिए कहे थे। फिर लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? इतना क्लियर हुआ आप सभी को? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, क्योंकि देखिए हम अपने टॉपिक में तभी आगे बढ़ेंगे जब हम आपको जब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्लास में आप बैठे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर इसमें कोई आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ये हमने लास्ट सेशन तक यहाँ तक पढ़ा था, यानी कि उपसर्ग जो टॉपिक था वो हमारा लगभग क्लियर हो चुका था। ठीक है, तो उपसर्गों में आप देखेंगे जो अंग्रेजी के उपसर्ग हमने लास्ट पढ़े थे, उसमें मैंने कुछ इस तरह के उपसर्ग आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे सब, तो उसका अर्थ मैंने आपको बताया अधीन या नीचे। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द था डिप्टी, तो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, वाइस, वाइस का अर्थ बताया उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य एक तरह से जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा लगभग यहाँ पर क्लियर हो चुका था। अब हम इसी से रिलेटेड, जिसको हमने कहा था प्रत्यय, क्योंकि हम दो चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें हमारा एक टॉपिक उपसर्ग जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखिए इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये भी आपके शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। प्रत्यय भी क्या है? आपके शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। जिस तरह से आप उपसर्ग पढ़ रहे थे उसी तरह से आपका यहाँ पर प्रत्यय भी है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जैसे उपसर्ग में हमने कहा कि ये होता है प्रीफिक्स। प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला, जुड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स क्या होता है इसके लिए, यानी कि प्रत्यय क्या होता है, अब जैसे उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरणों से आपको ये क्लियर करूंगी। ठीक है, शब्द है प्यास, शब्द है मैल। ठीक है, अगला शब्द है प्यार, अगला शब्द है ठंड। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें एक प्रत्यय लगाया। जैसे मैंने वहां पर बताया था ना आपको कि हमने एक आपका मूल शब्द लिया था और उसमें अलग अलग तरह के क्या किए थे? उपसर्ग लगाए थे। ठीक है, एक मूल शब्द लिया था और अलग अलग तरह के प्रत्यय लगाए थे। अब हम यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे, अलग अलग मूल शब्द लेंगे और एक तरह का प्रत्यय हम उस पर लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के मूल शब्द हम यहाँ पर लेंगे और उस पर एक प्रत्यय लगाएंगे आ। ठीक है, तो किस तरह से आप देखेंगे, हमने एक हमारा मूल शब्द अलग अलग है, एक प्रत्यय हमने लगाया है और वो प्रत्यय क्या है? आ। ठीक है, वो प्रत्यय क्या है? आ। अब देखिए प्यास शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे, क्या होगा? प्यासा। ठीक है, मैल शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे, क्या होगा? मैला। प्यार शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे, क्या होगा? प्यारा। ठंड शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? ठंडा। समझ आया? समझ आया आपको सभी की क्या होते हैं प्रत्यय? कुछ समझ आया?
जैसे हमने उपसर्ग में आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ कि उपसर्ग में मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर एक तरह का मूल शब्द लिया और उस एक तरह के मूल शब्द में अलग अलग तरह के उपसर्ग लगाए, अलग अलग तरह के उपसर्ग लगाए, और वो कहाँ जुड़े? आपके प्रारंभ में, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर। ठीक है, आप देख रहे हैं का के आगे हमने प्र लगाया तो प्रकार हो गया, कार के आगे हमने आ लगाया तो आकार हो गया, कार के आगे हमने उप लगाया तो उपकार हो गया, कार के आगे हमने अलंग लगाया तो अलंकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या पढ़े यहाँ पर? ये हमने उपसर्ग पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, यानी कि जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर क्या कर रहा है? देखिए, जैसे हमने वहां पर आ प्रत्यय लिया, ये आपके मूल शब्द थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया प्यास, आ प्रत्यय जोड़ दिया, हो गया प्यासा। ठीक है, आ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया? प्यासा। मैल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा, क्या हो गया? मैला। प्यार शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा, क्या हो गया? प्यारा। ठंड शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा, इसी तरह से वो हो गया ठंडा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसको समझेंगे। आपका एक प्रत्यय है इन, ये आपका प्रत्यय है इन, और इसमें आप यहाँ पर अलग अलग तरह के शब्द जोड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के शब्द आप यहाँ पर जोड़ेंगे। चलिए फटाफट मुझे जोड़कर बताइए, फटाफट जोड़कर बताइए, कौन बताएगा फटाफट से? फटाफट जोड़िए, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए फटाफट से। जीआईसी पटकोट, जीआईसी श्रीकोट। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हम यहाँ पर? मैम प्रत्यय। प्रत्यय। क्लास 7 के बच्चे हैं आप लोग? 9th क्लास के बच्चे हैं सारे? माइक को थोड़ा सा मुंह के पास रखिए, तब तो आपको और भी अच्छे से प्रत्यय जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो आता होगा पहले से। प्रत्यय किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने उपसर्ग पढ़ा रही थी और पूरा का पूरा टॉपिक मैंने रिवाइज किया था कि क्या हमने पढ़ा। उपसर्ग और प्रत्यय सुना है आपने पहले से? अच्छा, नहीं सुना है उपसर्ग और प्रत्यय। तो लास्ट सेशन में मैंने अभी मतलब इसको ये शुरू करने से पहले, इससे पहले मैंने उपसर्ग का जो टॉपिक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था, उसे मैंने पूरा का पूरा रिवाइज किया। ठीक है, तो कुछ परिभाषा आपको याद है? कुछ कहा मैंने परिभाषा उपसर्ग की? मैम उपसर्ग आगे से लगता है, प्रत्यय पीछे से। हाँ, उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है या उसमें एक तरह से विशेषता ला देता है। ठीक है ना? और प्रत्यय कैसे जुड़ता है? अभी यहाँ पर जरा सा मुझे एक बार जोड़ के दिखाइए, बोल के दिखाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया है इन, और कुछ आपके मूल शब्द भी लिखे हैं। और अगर देखा जाए ना, ये छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब अभी तो आप तो 9th में आ गए हैं, 6th क्लास या 5th क्लास के बच्चों को इसको ये पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रत्यय लगता है पीछे से, तो ये क्या शब्द लिखा हुआ है? एक बार पढ़िए बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है? इधर देखिए एक बार, ये क्या लिखा हुआ है? लोहार। अगर लोहार, हम उसमें, लोहार। हाँ, इसमें अगर हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, अगर हम लोहार में इन प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा लोहारिन। अगर हम पुजारी में इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? पुजारिन। क्या हो जाएगा? तो इस जब भी अगर आप क्लास में बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहती हूँ, चाहे, क्योंकि हिंदी व्याकरण हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप चाहे क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप क्लास 6 में हो, अगर कोई भी टॉपिक आपका चल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं अपने 40 से 45 मिनट
आप अगर यहाँ पर क्लास में दे रहे हैं तो आप उसका यूज कीजिए, उसका मिसयूज मत कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए बैठ जाइए और अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं और आपने उपसर्ग और प्रत्यय पहले नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, हम यहाँ पर प्रत्यय पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर प्रत्यय के दे दिए हैं, जैसे ये आ प्रत्यय हमने लगाया कुछ इस तरह के शब्दों में। ठीक है, जैसे हमने कहा प्यास प्यासा, मैल मैला, प्यार प्यारा, ठंड ठंडा। तो इसी तरह से आपका अगला शब्द लुहार का क्या होगा, लुहारिन। अब यहाँ देखेंगे ये छोटी ई है, ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लुहारिन। ठीक है, इसी तरह से कहार लिखा हुआ है तो कहारिन। इसी तरह से पुजारी लिखा हुआ है पुजारिन। ठीक है, तो ये आपका सब सारे जो है इन प्रत्यय यहाँ लग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, क्या परिभाषा हमारी यहाँ पर प्रत्यय की बनेगी कि जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, क्या करते हैं, मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे पुजारी का बन गया पुजारिन, कहार का बन गया कहारिन, लोहार का बन गया लोहारिन। ठीक है, और तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब देखिए परिवर्तन तो आ ही गया, जैसे पुजारी था वो क्या शब्द था, पुल्लिंग शब्द था, और वो क्या बन गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। लोहार शब्द क्या है, लोहार शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, और जैसे ही हमने उसमें इन प्रत्यय लगाया वो आपका क्या बन गया, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो एक तरह से नया शब्द भी बन गया और अर्थ पूरी तरह से चेंज हो गया है आपके पुराने शब्द। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर परिभाषा बनी, और पहले हम यहाँ पर अच्छे से परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए प्रत्यय की, और परिभाषा आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, किसे कहते हैं लगभग ये तो आपको पता होना चाहिए। वह शब्दांश, ठीक है, वह शब्दांश जो, अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, किसी मूल शब्द के अभी ये कहां जुड़ रहा है आपका, जैसे वो हमारा प्रारंभ में जुड़ रहा था तो ये जुड़ रहा है मूल शब्द के अंत में जुड़कर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ठीक है, नया शब्द तो बनाता ही है, तथा मूल शब्द के, नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, क्या करता है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो ये है हमारी परिभाषा किसकी, प्रत्यय की। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय को समझा कि किस तरह से हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कैसे हम प्रत्यय को समझते हैं, और हमने यहाँ पर समझा, और साथ ही हमने क्या किया, हमने बताया कि वो क्या करता है, किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात आपको बतानी है, एक विशेष चीजें आपसे कहनी है, और वो विशेष क्या है वो आप देखिए। ठीक है, विशेष ये है, इसको आप लिख लेंगे एक बार, कि प्रत्यय जो होते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्दों के अंत, प्रत्यय जो होते हैं वो रूढ़ शब्द के अंत में, अथवा प्रत्यय जो होते हैं वो रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया,
और क्रिया में यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्रिया का जो मूल रूप होता है, ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, ठीक है, धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये विशेष एक चीज हमने आपको बताई कि जो प्रत्यय होते हैं वो ज्यादातर जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया, क्रिया के भी मूल रूप, ठीक है, अर्थात धातु के अंत में जुड़ते हैं। आप धातु किसे कहते हैं एक बार ये समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो धातु कहते हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, अगर ये नोट कर लिया हो तो एक बार हैंड रेज कर देंगे कि ये हमने नोट कर लिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि प्रत्यय जो होते हैं वो रूढ़ शब्दों, अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जहां मैंने आपको तत्सम शब्द बताए हैं, जहां मैंने आपको तद्भव शब्द बताए हैं, जहां मैंने आपको आगत शब्द बताए हैं, वहीं पर मैंने आपको रूढ़ शब्द बताए हैं और आपको यौगिक शब्द बताए हैं, आपको योग रूढ़ शब्द बताए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम अपने सेशन की शुरुआत में, यानी कि जब भी हमने अपने हिंदी व्याकरण का सेशन शुरू किया था उस टाइम पे ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए व्याकरण की शुरुआत ही यहीं से होती है कि आप उसमें व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं, और व्याकरण को कहते हैं आपकी वह एक तरह से भाषा को, भाषा के शुद्ध रूप को, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें आप भाषा के शुद्ध रूप में जो प्रयोग का ज्ञान आप करते हैं, चाहे वो लिखने से हो, पढ़ने से हो, समझने से हो, और उसी में आप सबसे पहले 3 भागों को पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो जब आप शब्द विचार पढ़ते हैं तो उसमें आप शब्दों के बारे में ही सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, यानी कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद आप शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं। तो ये शुरुआत का टॉपिक है, अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि भले ही आप अपने लिटरेचर से जुड़े हुए टॉपिक को ना लिखें, क्योंकि वो तो आप क्लास में लिखते ही हैं, लेकिन व्याकरण का जो भी सेशन होता है उसमें आप चाहे रफ नोटबुक में नोट करें, चाहे फेयर नोटबुक में नोट करें, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप नोट करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी आप पढ़ते हैं, अगर आपका एग्जाम है आप रिवाइज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और जो आपकी व्याकरण होती है वो तो वैसे भी पूरी इंटर रिलेटेड होती है, यानी कि आपस में कहीं ना कहीं किसी भी चीज का जो है संबंध आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर धातु शब्द आया है, ठीक है, तो धातु और रूढ़ शब्द आया है, 2 तरह के शब्द यहाँ पर आए हैं। तो रूढ़ शब्द भी मैंने आपको बताए हैं, जो कि जिनके अर्थ मतलब एक से ज्यादा अर्थ नहीं होते हैं, और बिल्कुल वैसे का वैसे उनको प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। और जो धातु होता है उसको लिख लीजिए, देखिए अभी तक आपने नोट कर लिया होगा सबने। अब धातु किसे कहते हैं वो जरा सुन लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है। अब हमने क्या कहा कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय आपके धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और दूसरा जुड़ते हैं धातु के साथ। अब देखिए, और धातु क्या होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे आपका सोना, क्रिया क्या क्या होती है चलिए वो देखिए, सोना, चलना, जाना, खाना, गाना, नहाना, ठीक है, उसके बाद लिखना, पढ़ना, ठीक है, बतियाना। तो ये सब क्या है, क्रिया है। ये आप सभी को पता है क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब देखिए क्रिया भी यहाँ पर लिखा है,
तो क्रिया किसे कहते हैं ये भी इससे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी जो व्याकरण है वो आपकी क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में क्या है, उनका रिलेशन है, वो इंटर रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर क्रिया शब्द आ गया, तो क्रिया किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जब किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए सोना लिखा है तो आपको पता है कि यहाँ पर सोया जा रहा है। चलना यानी कि चल रहा है। दौड़ना, अब देखिए दौड़ना ये भी आपकी क्रिया है। दौड़ना, लिखना, पढ़ना, गाना, नहाना, खाना, सोना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। चलना, ठीक है, आपको पता है क्रिया हो रही है। जाना क्रिया हो रही है, खाना क्रिया हो रही है, गाना क्रिया हो रही है, नहाना क्रिया, लिखना भी क्रिया, पढ़ना भी क्रिया, दौड़ना भी क्रिया, बोलना भी क्रिया, सुनना भी क्रिया। तो सारी चीजें क्रिया है। अब हमने कहा क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप क्या होते हैं, जैसे सोना शब्द लिखा है इसमें क्रिया का मूल रूप है सो। चलना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है चल। जाना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है जा। खाना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है खा। गाना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है गाना गा। नहाना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है नहा। इसी तरह से लिखना शब्द यदि लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है लिख। यदि पढ़ना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है पढ़। दौड़ना शब्द लिखा है तो क्रिया का मूल रूप है दौड़। ठीक है, तो ये सब है क्रिया के मूल रूप, और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यानी कि जो इसके पीछे ये सब लगे हुए हैं ये क्या है, प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर आप सोते, वो भी आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, खाते, वो भी आपका प्रत्यय होगा। चलता, वो भी आपका प्रत्यय होगा। चलती, वो भी आपका प्रत्यय होगा, क्योंकि मूल रूप तो आपके ये है। क्रिया का मूल रूप आपका ये है, यानी कि जहां आपको केवल और केवल क्रिया पता चल रही है। सो, चल, जा, खा, गा, नहा, लिख, पढ़, दौड़। ठीक है, ये क्या है, क्रिया के मूल रूप है। तो हमने क्या कहा कि कहाँ लगता है प्रत्यय, हमेशा रूढ़ शब्दों के साथ और क्रिया यानी कि धातु शब्दों। ठीक है, जो धातु शब्द होते। अब देखिए, तो ना शब्द है तो इसके आगे और कोई शब्द प्रत्यय में नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि इसके आगे आपको सोनाते ऐसा तो नहीं होगा, सोना ती ऐसा नहीं होगा। आपका मूल शब्द है सो, तो उसी के आगे आप ते, ती, ना लगा सकते। चल आपका मूल शब्द है, उसी के आगे आप ते, ती, ता लगा सकते। ठीक है, तो ये आपके मूल शब्द है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप। ठीक है, तो धातु कहते हैं, ये कुछ अलग आपने यहाँ पर सीखा। और देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हिंदी व्याकरण के अगर और भी बाकी टॉपिक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी कई बार जो है धातु शब्द का प्रयोग किया गया होता है, जिसके लिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर आपके उपसर्ग के प्रकारों को यहाँ पर पढ़ा, जिस तरह से हमने उपसर्ग के प्रकारों को यहाँ पर पढ़ा, तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर प्रत्यय के प्रकारों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर प्रत्यय के प्रकारों को भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, और ये उतार जरूर लीजिएगा, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये है तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कॉमन सी चीज, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग वो जो डालेंगे वो होगा प्रत्यय के भेद या प्रकार। ठीक है, प्रत्यय के भेद या प्रकार भी कह सकते हैं। जिस तरह से उपसर्ग के प्रकार हमने पढ़े, तो इसी तरह से प्रत्यय के, तो इसमें दो मुख्य भेद है प्रत्यय के।
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन जब एक बार समझने लग जाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है प्रत्यय, क्या होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा भेद, तद्धित। ठीक है, ये आप सबसे पहले नोट कीजिए, प्रत्यय के प्रकार। और प्रत्यय के प्रकारों में हमने दो प्रकार यहाँ पर बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी पहली, यानी कि जिसको हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा कृत प्रत्यय। इसके लिए आपने आज जो कुछ पढ़ा है आपने उसको घर पर रिवाइज करना है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करना है, और खास तौर पर उपसर्ग से रिलेटेड। ठीक है, उपसर्ग जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट सेशन में ही क्लियर हो चुका था, फिर भी मैंने आज उसको रिवाइज किया, आप लोगों को फिर से एक बार बताया कि क्या हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर सेशन में हमारे पास अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग स्कूल होते हैं, और इससे क्या होता है कि कुछ बच्चों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया होता है तो उन्हें समझ नहीं आता है। तो इसीलिए हम हर सेशन में अपने पिछले सेशन का रिवाइज करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना, और अब वो कनेक्ट कर पाए कि हम इस सेशन में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पर इस सेशन में टॉपिक स्टार्ट हुआ है नया, वो है प्रत्यय। और इसमें भी हमने प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, और उसमें प्रत्यय कहाँ पर जोड़े जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये मैंने इसमें एक विशेष चीज बताई कि ये हमेशा रूढ़ शब्द और धातु शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, जिसमें मैंने आपको रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और धातु किसे, ये भी क्लियर किया है। और अब हम जो टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट हमारा होगा प्रत्यय के भेद। तो आप घर से सब कुछ एक बार पढ़कर आइए, फिर भी कोई डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।